अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश ऐसे फॉर CSS PMS की लेक्चर सीरीज़। इसका जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में एस्पायरेंट्स बैठे हुए हैं या जो बच्चे चाहते हैं कि वो CSS PMS की तैयारी करें और वो सिर्फ इस वजह से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं और वो इतने दूर दूर इलाकों से वो मेन सिटीज़ में नहीं आ सकते, तो उन तक जो है जो बेसिक एटलीस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुंच सके ताकि वो अपनी तैयारी को हल्का सा चाहे लेकिन घर पे शुरू करके कुछ ना कुछ फ़ायदा हासिल कर सकें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर सीरीज़ को। तो आज जो फर्स्ट लेक्चर है इसके बारे में बताया जाएगा कि जो ऐसे है वो बेसिकली है क्या, ऐसे कहते किसको हैं, ऐसे चीज़ क्या है और इसके जो स्टेप्स हैं वो क्या हैं और इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो हमें फेलियर की तरफ लेके जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ऐसे है, ऐसे इज़ योर ओपिनियन, ऐसे इज़ योर ओपिनियन मतलब ऐसे कुछ भी नहीं है आपकी ओपिनियन के अलावा। मतलब एक टॉपिक है, कोई भी टॉपिक आपको एग्जामिनर देता है और उसके ऊपर जो आपका ख्याल है, जो आप सोचते हैं, जो आप सोच रखते हैं, वो आपने लिखना है। तो वो आपका एक ऐसे हो जाएगा, वो आपकी जो ओपिनियन है दैट इज़ योर ऐसे। सिर्फ इसके अंदर जो फेलियर का रेट है वो क्यों हाई है, क्योंकि इसका एक सर्टेन क्राइटेरिया है इसको अटेम्प्ट करने का और इसके कुछ स्ट्रक्चर है, आपको उसको फॉलो करना होता है और स्टूडेंट्स बिना उसको फॉलो किए अपना जब ऐसे लिखते हैं तो वो फेल हो जाते हैं। अच्छा, ये अब जो इसके जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ फेलियर या कॉजेज़ ऑफ फेलियर कह लें, तो जो फैक्टर्स ऑफ फेलियर हैं वो हैं सिर्फ़ और सिर्फ 6 जो मेजर हैं, जो मेन हैं। जो सबसे मेन है वो तो ये है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स। यार मैं ये नहीं कहता कि जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं इनको ठीक नहीं किया जा सकता या ये जो बच्चे हैं ये जो स्पेलिंग मिस्टेक करेगा वो फेल होगा, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता। लेकिन एक चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जिस बच्चे की स्पेलिंग मिस्टेक है ना, उसके वो समझे कि उसके लिए उसकी मौत है, उसके लिए ऐसे फिर नहीं है। तो सबसे पहले जो आपने ख्याल करना है वो अपने स्पेलिंग आपकी मिस्टेक्स ना हो, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। उसके बाद जो आपकी दूसरी रीज़न है वो ये होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो है पुअर ग्रामर। आपको बेसिक इंग्लिश के रूल्स का नहीं पता, मतलब कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नहीं पता। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि जो ही है उसके साथ हिज लगेगा और जो दे है उसके साथ आर लगेगा। तो आपको अगर इस तरह की चीज़ों का नहीं पता और आपको डस के साथ ई एस, डू के साथ ई एस कब लगता है और डू सिंपल कब लिखना होता है, ये चीज़ें नहीं पता, तो फिर तो भाई मुश्किल है। तो आपने अपनी ग्रामर के ऊपर भी काम करना है। दूसरा फैक्टर ये हो गया और तीसरा जो फैक्टर है वो है आपके रूल्स ऑफ पैराग्राफिंग, रूल्स ऑफ पैराग्राफिंग। जो बच्चे स्टार्ट करते हैं वो कहते हैं कि यार चलो ठीक है, हमारी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, हमारी ग्रामर भी ठीक है, अब वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो भाई सिर्फ लिखना नहीं होता है, आपकी पैराग्राफिंग के कुछ सर्टेन रूल्स हैं, आपको उसको फॉलो करना होता है। तो आप जब तक आपको ये नहीं पता होंगे रूल्स ऑफ पैराग्राफिंग, तो उस वो भी जो है ना एक फैक्टर होता है या एक कॉज होता है आपके फेलियर का। फिर जो चौथा जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि आपने स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया होता। स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे इज़ नॉट फॉलोड। इसके बाद जो पांचवा जो रीज़न है फेलियर का वो होता है आपका इनकम्प्लीट ऐसे, इनकम्प्लीट ऐसे, या हम इसको कह लेते हैं टाइम मैनेजमेंट। जो आपका ऐसे होता है पीएमएस का, उसमें आपने तकरीबन 1500 वर्ड्स लिखने होते हैं पीएमएस में, और जो आपका सीएसएस होता है, सीएसएस में आपने 2500 से 3000 वर्ड लिखने होते हैं। इसमें आपके पास 2 घंटे का टाइम होता है
और इसमें आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है। अच्छा, आपने सारा कुछ कर लिया, आपका सब कुछ बहुत अच्छा गया, आपने आउटलाइन अच्छी बनाई, आपने अपना इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा और आपने अपना ऐसे पूरा बहुत अच्छा लेके जा रहे हो, लेकिन उस अच्छा करने के चक्कर में अगर आपने अपने ऐसे को कंप्लीट नहीं किया हुआ, मतलब उसकी जो लेंथ है वो पूरी नहीं हो रही और आप 1500 वर्ड्स लिखते हो या 1600 वर्ड्स लिखते हो और उसके बाद आपका टाइम ओवर हो जाता है, तो भाई मेरे उसको ऐसा ऐसे नहीं चाहिए जो इनकम्प्लीट है। लेंथ के प्रॉपर समझें कि आपके 100 नंबर में से 10 नंबर आपकी लेंथ के भी होते हैं, और अगर वो लेंथ कम है तो वो भी गए आपके, भूल जाएं। तो लेंथ आपकी पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो कुछ मोटे मोटे 5 फैक्टर्स हैं फेलियर के। अगर आपकी ये चीज़ें आपके पास नहीं है तो समझें कि आपने फेल होना ही होना है ऐसे के अंदर। अच्छा, अब हम इसके स्टेप्स के ऊपर आते हैं कि ऐसे के स्टेप्स कितने होते हैं। ऐसे स्टेप्स ऑफ ऐसे राइटिंग, स्टेप्स ऑफ ऐसे राइटिंग। तो बेटा ये हैं 8 स्टेप्स हैं, और वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। आप एक स्टेयर केस टाइप स्ट्रक्चर बना लें, 1 2 3 4 5 एंड 6 और 7 8 7 8 हम यहाँ पे कर लेते हैं। तो 1 स्टेप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और 8। अच्छा, जो सबसे पहला स्टेप है ना वो है आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। सबसे पहले आपको टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है। ये एक एक स्टेप को हम आगे जो लेक्चर्स होंगे हम उनमें डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप सिर्फ ये स्टेप समझ लें कि ये कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। सेकंड स्टेप है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग अब आपको पता नहीं लगेगा कि यार ये कोई शायद टेक्निकल टर्म है, नहीं। जब आप इसको करेंगे तो ये बहुत मज़े का है, आप इसके अंदर बहुत कुछ सीखते हैं। और जो ये वाला जो ऐसे का ये सारे आपको स्टेप्स हैं ना, सिर्फ आपको ऐसे में हेल्प आउट नहीं करते, बल्कि ये आपके जो सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होते हैं उनको अटैम्प्ट करने में किस तरह से हेल्प कर सकेंगे, ये मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में लाजमी बताऊँगा। फिर इसके बाद जो आपका जो थर्ड स्टेप है वो होता है, आपने अपनी बनानी होती है थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट मैं आगे लेक्चर्स जो होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम इसके ऊपर एक एक स्टेप के ऊपर अलग अलग से वीडियो बनेगी, और उसमें ये टर्म्स जो हैं जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा वो सिंप्लीफाई होती जाएंगी। अभी आप जस्ट इतना समझ लें कि जो ऐसे के स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं और कितने हैं। तो जो थर्ड स्टेप है वो थीसिस स्टेटमेंट है। फिर हम आते हैं अपनी आउटलाइन पे। आउटलाइन का भी एक सर्टेन स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर भी जैसे मैंने कहा है कि वीडियो बनेगी डेफिनेटली। उसमें आपको पता चल जाएगा कि इसके आउटलाइन के कितने पैटर्न हैं और किस तरह से हमने बनानी होती है। उसके बाद आपने अपना इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन जो है आगे मैं इसके बाद आपको बताने लगा हूँ कि ऐसे का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें मैं आपसे इस इंट्रोडक्शन के बारे में हल्का सा डिस्कस करते हैं। फिर इंट्रोडक्शन के बाद आपकी आती हैं बॉडी पैराग्राफ्स, देन आपका होता है कंक्लूजन, और आपका लास्ट और फाइनल स्टेप होता है री रीडिंग ऑफ ऐसे। तो ये आपके 8 स्टेप्स हैं ऐसे राइटिंग के। ये इसके जो है ना समझें कि एसेंशियल पार्ट्स हैं, ये हर ऐसे के अंदर जब भी आपने ऐसे लिखना है आपने ये करना ही करना है। सबसे पहली बात आपने क्या पढ़ी है कि ऐसे क्या है, ऐसे सिंपली आपकी ओपिनियन है, जो आप किसी भी चीज़ के बारे में किसी टॉपिक के बारे में समझते हैं, जो आप अपनी राय रखते हैं, वो आपका ऐसे होगा उस टॉपिक के ऊपर। उसके बाद आपने स्टेप्स देख लिए ये सारे के सारे। फिर अब हम बात करते हैं ऐसे के स्ट्रक्चर के ऊपर। स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे। स्ट्रक्चर ये जो होता है ना ऐसे का, वो होता है फनल शेप्ड। फनल शेप्ड स्ट्रक्चर।
ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये आपका होगा इंट्रोडक्शन। ये जो नीचे वाला पार्ट है ये कंक्लूजन, और ये बॉडी पैराग्राफ। अच्छा, जो इंट्रोडक्शन है उसका एक अपना तरीक़ेकार है और कंक्लूजन लिखने का एक अपना तरीक़ेकार है। मैं आपको बताता हूँ। जो इंट्रोडक्शन होगा ना वो होगा जनरल टू स्पेसिफिक, और जो कंक्लूजन होगा वो होगा स्पेसिफिक टू जनरल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसका जो स्टार्ट होगा ना इंट्रोडक्शन का, जो अब इसका स्टार्ट होगा वो होगा ओपन एंडेड। मतलब उसको आप किसी भी टॉपिक के साथ, किसी भी बात के साथ आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। ओपन एंडेड इसका स्टार्ट होगा किसका? इंट्रोडक्शन का, जो कि यहाँ पे कहीं होगा शुरू में, ठीक है, जहाँ से आपने अपना ऐसे स्टार्ट करना है। और ये होगा जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब ये इसके जो स्टार्ट होगा ना वो होगा जनरल, और इसने होते 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 कहाँ आना है? स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक होता है, जनरल का मतलब होता है खुला डुला, मतलब ओपन एंडेड कुछ भी, और स्पेसिफिक का मतलब होता है टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। तो आपने इस अपना जो इंट्रोडक्शन होता है इसको आपने ओपन एंडेडली स्टार्ट करना है, मतलब कहीं से भी ओपनिंग लेनी है, और होते 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 ये ब्रॉड टू नैरो की तरफ आएगा, मतलब ये स्पेसिफिक हो जाएगा, टू द पॉइंट आएगा जो आप कहना चाह रहे हो। और ये जो स्पेसिफिक है ये इसको हम अपनी थीसिस स्टेटमेंट भी बोलते होते हैं, थीसिस स्टेटमेंट। तो आपने अपनी जो बात है इंट्रोडक्शन की वो शुरू कैसे करनी है? वो किसी भी जनरल तरीके से, वो आपको तरीके आगे अपने जब आपका इंट्रोडक्शन का टॉपिक आएगा उसमें आपको सारा कुछ बताया जाएगा। तो आपने अपनी जो बात है वो ओपन एंडेड करनी है, और उसको बात को घुमाते घुमाते करते करते अपनी स्पेसिफिक के ऊपर आ जाना है, अपनी थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर आ जाना है, टॉपिक से कनेक्ट कर लेना है। इसी के कॉन्ट्रास्ट में जो कंक्लूजन है वो होता है स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल। अब आपने जब अपना कंक्लूजन जब आपने स्टार्ट करना है तो वो होगा स्पेसिफिक, मतलब वो होगा टू द पॉइंट, टू द पॉइंट होगा, और जो जनरल होगा वो क्या होगा? ओपन एंडेड होगा। अच्छा, अब आप इसका एक तरीक़ेकार है, जो थीसिस स्टेटमेंट है उसकी तीन ऐसे में तीन प्लेसमेंट्स होती हैं, वो मैं आपको आगे थीसिस स्टेटमेंट वाले पॉइंट के ऊपर बताऊंगा जब हम इसको ऊपर डिस्कस करेंगे। जो थीसिस स्टेटमेंट है आपका उसकी तीन प्लेसमेंट होती हैं। थीसिस स्टेटमेंट कहाँ कहाँ पे प्लेस होता है? एक वो होता है आपकी आउटलाइन में, एक ये आपका थीसिस स्टेटमेंट की हम बात कर रहे हैं, थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरी जगह के ऊपर वो होता है आपके इंट्रोडक्शन में, और जो उसकी तीसरी प्लेसमेंट होती है वो आपकी होती है कंक्लूजन। अच्छा, जो आउटलाइन होती है उसमें आप अपना जो थीसिस स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ पे आपने प्लेस करना होता है। जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो आपके इंट्रोडक्शन की लास्ट वन लाइन या टू लाइन होती हैं। इंट्रोडक्शन को आप एक या दो थीसिस स्टेटमेंट को सॉरी आप एक या दो लाइन्स के अंदर लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपका कंक्लूजन होता है उसमें आपका जो पहला सेंटेंस होता है वो आपका थीसिस स्टेटमेंट होता है, थीसिस स्टेटमेंट बट रीफ्रेज्ड। होता वो थीसिस स्टेटमेंट ही है आपका, लेकिन वो रीफ्रेज्ड हुआ होता है। तो तीसरी जो प्लेसमेंट होती है आपके थीसिस स्टेटमेंट की वो कंक्लूजन के आपके फर्स्ट सेंटेंस में होती है। अच्छा, अभी के लिए क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, और आपको पता है कि जो वीडियो लंबी होती है वो फिर स्टूडेंट्स जो है वो बोर हो जाते हैं, हमारे बर्दाश्त इतनी है,
तो उसकी वजह से हम लोग शॉर्ट शॉर्ट वीडियो रखेंगे ताकि जो टाइम कंस्ट्रेंट है आप लोगों के, उसमें आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकें। आप इसको जो है वीडियो सीरीज़ को आप देखते रहिएगा। इसके अंदर जो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे वो इन जो इसके जितने भी ऐसे राइटिंग के स्टेप्स हैं इनको एक एक करके हम डिस्कस करते जाएंगे, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक एक स्टेप के अंदर हमने क्या क्या करना होता है। और देखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, आसान है। इसको जो अकेडमीज़ ने मुश्किल बनाया हुआ है वो सिर्फ इसलिए बनाया हुआ है ताकि हम जो एस्पायरेंट्स हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट हों ज़्यादा से ज़्यादा, और उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते जाएँ। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो कुछ क्योंकि मैं पर्सनली अपना इंट्रोडक्शन आपको अगर दूं तो आई हैव बीन एस्पायरेंट सिंस लास्ट 5 years लाइक। और मैंने बहुत सारी एकेडमीज़ में इधर उधर यार धक्के खाए हैं और सीखा भी है। कोई टीचर एंड के ऊपर आके, मतलब जब मेरी बिल्कुल ही अटैम्प्ट्स ख़त्म होने वाली हैं, तो मुझे कुछ अच्छे टीचर्स मिले जिनसे मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। और मैंने देखा है यार एकेडमीज़ में हाल कि बलूचिस्तान से वो बच्चे इस तरह से कि यार वो सिंध से और बलूचिस्तान से आके 4-4 साल हो गए हैं, 2-2 साल हो गए हैं, ईदों पे भी अपने घर नहीं जा रहे हैं और वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। डेफ़िनेटली उनके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हैं और नहीं बंदा बार बार मूव कर सकता। तो यार हमें ज़्यादती नहीं करनी है, आसानी पैदा करनी है लोगों के लिए। और इसका सिर्फ पर्पज़ यही है कि यार जो सीखे वो अपनी वीडियोस के थ्रू आगे हम लोग इनको ट्रांसफ़र करें चीज़ों को, ताकि जो लोग नहीं आ सकते और वहीं पे बैठे हुए हैं वो वहीं पे बैठे बैठे अपने घर में ही ये सारा कुछ सीख के और अपनी तैयारी को वहीं से स्टार्ट कर सकें। तो जो आपको लगता है कि अगर आपको ये शेयर करनी चाहिए और कोई जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं या एस्पायरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करनी चाहिए तो लाजमी शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके जो स्टेप्स होंगे ऐसे राइटिंग के उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।